नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर है, मैं आज के इस प्रोग्राम में बात करूँगा ईरान और इज़राइल के बीच में टेंशन लगातार बना हुआ है। हालाँकि एक राउंड जो थे पहले इज़राइल ने ईरान के कॉन्सुलेट पे अटैक किया 7 तारीख को, फिर उसके बाद ईरान ने इज़राइल पे अटैक किया 300 मिसाइल्स के साथ और उसकी कई जगहों पे कहा जाता है 3 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे उसने हिट भी किया टारगेट्स में, मगर कोई नुकसान नहीं हुआ उन एयर बेसेस को या उन मिलिट्री इंस्टॉलेशन। उसके बदले में ईरान के ऊपर इज़राइल ने दोबारा से अटैक किया कई जगहों पे इस्फहान में, जहाँ पे उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस भी हैं, एयर फोर्स बेस भी है, मगर ईरान का भी ज़्यादा क्षति नहीं पहुंची। कहा जाता है कि ये एक तरह की मैसेजिंग थी, दोनों ने एक दूसरे को मैसेज दिया कि हम एक दूसरे को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन वॉर वाली सिचुएशन नहीं थी। उसका कारण ये था कि अमेरिका का काफी प्रेशर था इजराइल के ऊपर, और अमेरिका के जो समय राष्ट्रपति हैं बाइडेन, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर इजराइल अटैक करता है दोबारा से वहां के ऊपर, तो उनका देश उसमें उनका साथ नहीं देगा। मगर इजराइल इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि अगर वो अटैक करेगा तो अमेरिका के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि इजराइल को की डिफेंस में उसको आना ही पड़ेगा, उसको सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी। ऑलरेडी जब उसकी वजह से हमस का जो 7 तारीख को अटैक था, 7 अप्रैल को जो अटैक था, 7 अक्टूबर को जो अटैक था इजराइल के अंदर, हमस के फाइटर्स जो थे वो इंटर कर गए थे गाजा में, इजरायली सिक्योरिटी वॉल को तोड़ के अंदर गए और वहां पे लगभग कहा जाता है कि 1200 लोगों की हत्याएं हुई और तकरीबन 250 से भी ज्यादा लोगों को बंदी बना के ले आया गाजा के अंदर। उसके बाद इजराइल ने जो कुछ किया हम जानते हैं, जिसमें 34,000 के करीब लोग मर चुके हैं, मरने वालों में अधिकतर औरतें और बच्चे हैं। फिर उसके अलावा ये भी है कि लगभग 80% के तकरीबन गाजा की जितनी बिल्डिंगें थी ज्यादातर उनको डिमोलिश कर दिया। गाजा पट्टी बहुत छोटी सी है, 22 किलोमीटर लंबी और 22-23 और तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी है, कहीं 5 कहीं 7 इस तरह से। और आ, उसके अंदर जो बिल्डिंग है वो ज्यादातर हाई राइज उन्हीं ने बनाई, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है, 23 मिलियन लोग वहां पे रहते हैं, यानी 2 करोड़ से अधिक, 2 करोड़ 30 लाख के, थोड़े से ज्यादा भी हो सकते हैं या कम भी। ऐसे में टेंशन हुआ। उसके बाद जो कुछ भी हुआ हम जानते हैं। इसराइल के समर्थन में अमेरिका को ट्रुप्स डिप्लॉय करने पड़े हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन ने फौरन वहां पे स्वयं भी गए इसराइल में अपनी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए। उसके अलावा यूरोप के भी बहुत से सब, जर्मनी, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन, इन सब के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट्स ने भी वहां पे इसराइल के साथ सॉलिडारिटी की और दिखाया। उसके अलावा इन लोगों ने अपने ट्रुप्स भी डिप्लॉय किए उस क्षेत्र में। अमेरिका ने तो पर्शियन गल्फ के क्षेत्र में काफी डिप्लॉय किया ईरान से शिपिंग, ताकि उनकी यातायात बनी रहे और उसकी कमर्शियल शिपिंग। गौरतलब ये है कि ये गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से पास होके ज्यादातर तेल और गैस और दूसरे सामान जाते हैं इंडिया में, अरेबियन सी या फिर उसके बाद इंडियन ओशन। इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हूती रेबल से बचाने के लिए उनको डिप्लॉय किया। वो कमर्शियल शिपिंग को उन्हीं ने डिस्टर्ब कर रखा है। पैलेस्टाइनियन यानी हमस के समर्थक में लाल सागर को, रेड सी जिसे हम लोग कहते हैं, वहां के ऊपर ट्रुप्स डिप्लॉय करने पड़े। फिर उसके अलावा ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में भी उनको ट्रुप्स डिप्लॉय करने पड़े इसराइल के ऊपर, अगर हिजबुल्लाह का अटैक होता है उससे बचाने के लिए। तो चारों तरफ ट्रुप हैं, उनके संख्याएं भी बढ़ती चली जा रही हैं। अमेरिका ने इसराइल में अभी 1-2 दिन पहले B-52 बॉम्बर, जो बहुत बड़ा बॉम्बर है और बहुत विनाशनाक
तरह के इसमें वेपन्स को डिलीवर करने की क्षमता है, बॉम्बिंग करने की, कारपेट बॉम्बिंग तक ये कर सकता है। तो इस तरह के वो डिप्लॉय लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि अमेरिकन इस समय युद्ध करना नहीं चाहते। पहली बात तो ये कि इलेक्शन है, दूसरी बात ये कि उनको लगता है, ईरान बार बार कहता है कि कम से कम वो ऑयल सप्लाई को डिस्टर्ब कर देगा, उसकी इतनी क्षमता भी नजर आती है। फिर तीसरी बात ये है कि अगर ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी, इन्फ्लेशन और बढ़ने से अमेरिका के अंदर हर चीज की कीमतें बढ़ जाएगी, वही नहीं बल्कि ग्लोबली उसका इफेक्ट होगा। फिर उसके अलावा यूरोप भी नहीं चाहता कि यूरोप की भी इकोनॉमी काफी स्लो डाउन है। अमेरिका का इस समय कोशिश इस बात की है कि किसी भी सूरत से जो है इन्फ्लेशन को कम किया जाए। इन्फ्लेशन के चलते हुए इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा दिए हैं, जिससे कंपनीज को बहुत घाटा हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है और बैंक्स के अंदर लिक्विडिटी कम हो रही है, कैश कम हो रहा है, जिसके कारण छोटे छोटे जो बैंक्स हैं उसका फेलियर भी बहुत से बैंकों का संभव है। इन हालात के बीच में अभी एक और कल खबर आ गई कि IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, उसकी रिपोर्ट आई है कि इजराइल कुछ हफ्तों के अंदर बम बना सकता है। ये जो आई है, उसके जो चीफ है राफेल ग्रोसी, उनका ये स्टेटमेंट आया है। उनका कहना यह है कि ईरान ने लगभग 60% ऑयल जो वो है यूरेनियम, उसका इनरिचमेंट कर लिया है। इसका ऐलान ईरान ने भी किया था स्वयं कि वो 60% कर चुका है। उनका कहना यह है कि जल्दी ही ईरान जो है इंडस्ट्रियल ग्रेड यानी 95% इनरिचमेंट यूरेनियम का करने की क्षमता रखता है, और जो कि यूज होता है वेपन ग्रेड यानी वेपन बनाने के काम में आता है। अब ये है कि उनका ये है कि बहुत वो कुछ ही समय के अंदर 1 2 3 पता नहीं नंबर तो मुझे नहीं याद है, ये उन्होंने बताया भी नहीं, बना सकता है वेपन। उन्होंने ये भी कहा है कि वो जल्दी ही ईरान जाएंगे बातचीत करने के लिए इस मसले में। ईरान बार बार कहता है कि भाई ये हमारा न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है ये अमन शांति के लिए है, और उनके यानी पीसफुल पर्पसेस, बिजली बनाना, मेडिकल में यूज करना, इस तरह की चीजों के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम फिर उनके जो सबसे बड़े लीडर हैं, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने स्टेटमेंट दिया है कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और कह रहे हैं इस्लाम में इसका कोई रोल नहीं है, और वो बार बार डिनाई कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। सवाल इस बात का आता है तो फिर 60% क्यों इनरिच किया? उनका कहना यह है कि ये बहुत से काम की चीज है और हमारे पास क्षमता होनी चाहिए इस थ्रेशहोल्ड के लिए, इस लेवल तक आने के लिए। वो कह रहे हैं हमने इलीगली नहीं बताया बल्कि IAEA को इन्फॉर्म भी किया है। दूसरी तरफ ये भी सच है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाता है तो फिर सऊदी अरेबिया और इजिप्ट और तुर्किया जिसको अब कहा जाता है, वो भी न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। तो इस पूरे क्षेत्र में न्यूक्लियर कंपटीशन जिसे कहना चाहिए, प्रोलिफरेशन हो जाएगा न्यूक्लियर, जिसको कोई पावर नहीं चाहती, बड़ी पावर। इंडिया भी इसके पक्ष में नहीं है कि और कहीं न्यूक्लियर वेपन बनेंगे, जबकि इंडिया तो खुद स्वयं भी नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि पाकिस्तान ने एक तरफ बना रहा था, चाइना दूसरी तरफ बना रहा था। तो भारत ने डिटरेंस के लिए अपना न्यूक्लियर पावर बनाया। अब ये है कि इस रिपोर्ट आने के बाद मैं समझता हूँ कि और टेंशन बढ़ेगा इस क्षेत्र। अमेरिका ने भी चिंता जाहिर की है इस रिपोर्ट के बाद कि काफी चिंता का विषय है स्टेट। देखना यह है कि क्या अमेरिका का स्टैंड होता है। ईरान स्वयं तो जंग नहीं चाहता, इसमें कोई शक नहीं। उसका रीजन ये है कि उन्होंने जो कुछ डेवलपमेंट किया है पिछले 15-20 साल में, वो बहुत हिस्टोरिक डेवलपमेंट है उनका। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है यूरोपियन स्टैंडर्ड का है, रेल, रोड कनेक्टिविटी, फिर उसके अलावा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, फिर उसके अलावा स्पेस प्रोग्राम, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में उन्होंने 2 कारें बनाई हैं
जिनका अच्छा मार्केट है और बाहर भी एक्सपोर्ट करने की जा रहे हैं वो लोग। इस तरह से उनका और भी बहुत से क्षेत्रों में बहुत अच्छा सराहनीय काम इन्होंने किया, सैंक्शन लगने के बावजूद। अगर जंग होती है तो ये सारी चीजें, प्रोग्राम खत्म हो जाता है, बल्कि युद्ध में जंग हो जाएगा। और फिर अमेरिका और इजराइल और पश्चिमी देशों के जो न्यूक्लियर, जो प्रोग्राम, जो उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो चाहता है। देखिए, जब ईरान ने 300 मिसाइलें दागी तो ये सारी कंट्रीज वो इजराइल की मदद में इन मिसाइल्स को गिराने का काम कर रहे थे। अमेरिकन हो, जर्मन हो, ब्रिटिश हो या फ्रेंच हो, सबकी रिपोर्ट अब धीरे धीरे आ रही है कि इन लोग के शिप्स वहां पे मौजूद थे और उन्हीं ने मदद की थी कि ये वहां तक। इजराइल दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड कंट्री है। चारों तरफ अमेरिकन प्रोटेक्शन के लिए लगे हैं, फिर जिन कंट्रीज का भी मैं नाम लिया पश्चिमी देश, उनके भी लोग उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगे हैं। उसके अलावा फिर ये भी है, इजराइल का स्वयं जो न्यूक्लियर मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग। उसके बाद होने के बाद भी ईरान ने बहुत सी मिसाइलें वहां तक पहुंचा दी, और कहा यह जाता है, जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये सजेस्ट करती हैं कि इसने 3 हवा, उनके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे, बेसिस थे इजराइल के, उसमें इन्हीं ने अपनी मिसाइल वहां तक पहुंचाई। और वहां पे हालांकि ये मिसाइल्स ने कोई क्षति नहीं पहुंचाई, ये केवल मैसेजिंग थी। उसके बाद जब ईरान के ऊपर इजराइल ने भेजा तो उन्हीं ने भी इस तरह की मैसेजिंग की थी। लेकिन ये है कि टेंशन बगैर कम होने के ईरान ने उसके जवाब में कोई अटैक नहीं किया। ये भी कहा कि अब हम बहुत स्मॉल उनका अटैक है, हम नहीं मानते। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि इजराइल की जो नीति है वो ये कहती है कि भाई ईरान से बातचीत नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उसको ध्वस्त कर देना चाहिए। अब वो अमेरिका ने जो बातचीत की थी न्यूक्लियर ईरान न्यूक्लियर डील जिसको हम कहते हैं, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पास में थी, जिसके बदले में ईरान ने अपना जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट था उसका लेवल बहुत घटा दिया था। और ये था कि जो इनरिच यूरेनियम उसके पास था उन्हीं ने वो बेचा भी और उसका अलग डाइल्यूट भी किया बहुत, जो कि शर्तें थी। आईएए के कैमरे भी लगे हुए थे और उसकी आईएए बराबर रिपोर्ट्स भी दे रहा था, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि वॉच डॉग है न्यूक्लियर प्रोग्राम के दुनिया भर में। गौरतलब ये भी है कि इजराइल स्वयं न्यूक्लियर पावर है, उसने बहुत से न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं और वो एनपीटी का भी उसने दस्तखत नहीं किया है। और जबकि ईरान ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का भी हस्ताक्षर कर चुका है। इजराइल के ऊपर कोई इंस्पेक्शन नहीं हो रहा, इजराइल के बारे में कोई बात नहीं कर रही, बात जो कुछ हो रही है वो ईरान के बारे में। एक बड़ी समस्या यह है कि जो अमेरिका के देश से जिनके अच्छे संबंध हैं, अमेरिकन हित को जो आगे बढ़ाते हैं, वो चाहे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करें, चाहे वीमेन को के साथ जो भी ट्रीटमेंट करें, टाइम टू टाइम एक रिपोर्ट्स आ जाती हैं, लेकिन उस पर कोई, उनके ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं लगता। इजराइल पे इसी तरह से न तो कोई सैंक्शंस है, न कोई उस वीपन सिस्टम की बात करता है, न वेस्टर्न मीडिया उसके बारे में लिखता है। अब ये देखना है कि क्या इजराइल कोई सरप्राइज अटैक कर सकता है, इसलिए कि हमास की जंग खत्म होते हुए नहीं आती। आज 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और उसके बाद भी अप्रैल की 7 तारीख को 7 महीना हो जाएगा। हमास अभी भी तटस्थ है, उसी तरह बनी भी है। कितने लोग उसमें 34,000 के करीब लोग मर चुके हैं, मरने वालों में अधिकतर औरतें और बच्चे। और गाजा का जो तरीके से डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो सारे लोग अपनी टीवी पे भी देख रहे हैं और इजराइल चाहता भी है कि देखें। लेकिन हमास ने अभी भी जो प्रपोजल दिया है कुछ ही समय पहले, उसमें उसने कहा है कि हम जंग बंद करने के लिए तैयार है, मगर उन्होंने जो शर्तें रखी हैं वो ये हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन, यानी 67 की जंग में जितनी भी इजराइल ने अरबों की टेरिटरी पे कब्जा किया है फिलिस्तीन के हिस्से में, इतनी उन सबसे वो विड्रॉ करे, 5 साल तक पीस, या मे भी 10 साल की भी वो बात करते हैं, पीस वहां पे होनी चाहिए।
आर्मी को विड्रॉ करें गाजा से, इस तरह की शर्तें जो इजराइल कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसराइल में इस समय जो गवर्नमेंट है वो बहुत फार राइट गवर्नमेंट है। बहुत से लोगों का मानना ये है कि बहुत उसके अंदर जो है वो जेलिट्स हैं और वो बार बार कहते हैं कि गाजा को पैलेस्टीनियन से खाली करा लें। इसराइल के बेसिकली देखा जाए तो दो ऑब्जेक्टिव है। पहला सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव इमीडिएट जो है वो ये चाहता है कि ग्रेटर इसराइल बनाना, यानी इसराइल जो है वो बाकी जो फिलिस्तीनी ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं उनको एनेक्स करना, इसराइल से जोड़ना और वहाँ की पॉपुलेशन को हटाना। वो चाहता है, उसने साफ साफ कहा है कि ये गाजा पट्टी को खाली कराने की बात इजिप्ट से कर रहा है, फिर दूसरी तरफ वेस्ट बैंक के लिए जॉर्डन और ईस्ट जेरूसलम से पॉपुलेशन को जॉर्डन भेजने के लिए बात वो करता है। इस पर हम लोग काफी बातचीत कर चुके हैं अब। और दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ईरान की जो बढ़ती हुई मिलिट्री कैपेसिटी है उसको ध्वस्त करना न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के साथ साथ, ताकि आने वाले समय में उसको ईरान से कोई थ्रेट ना आए। और दूसरी बात यह कि ईरान अगर ऐसा करने से ईरान की रिजीम अगर भले न गिरे मगर वो इंटरनली इंगेज हो जाएगी, फंस जाएगी, आप अपने डेवलपमेंट और इंटरनल अपोजिशन शुरू हो जाएगा और हो सकता है कि रिजीम गिर जाए। हालांकि ऐसा संभव नहीं लगता, रिजीम बहुत स्ट्रांग है और नेशनलिज्म बहुत डीप रूटेड है ईरान के अंदर। बहुत से लोगों का ये मानना है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव वॉर भी होगा तो मुझे नहीं लगता कि पूरे हो पाएंगे। ठीक है, वॉर से मैंने पहले भी कहा ऑब्जेक्टिव का पूरा होना बहुत मुश्किल है। इसराइल को ये भी लगता है कि अगर अभी नहीं किया तो फिर ग्रेटर इसराइल भी बनाना मुश्किल हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय समुदाय में पब्लिक ओपिनियन जो है वो बहुत तेजी से बदल रही है, यूरोप में और अमेरिका में। बाकी देशों में तो है ही, बाकी देश तो उसके साथ है ही। भले अमेरिका ने वीटो कर दिया हो इसराइल पैलेस्टाइन को फुल यूनाइटेड नेशंस की फुल मेंबरशिप देने को, लेकिन 130 देश वैसे भी उसके साथ खड़े हुए हैं और उसमें से अधिकतर देशों ने मान्यता जो है पैलेस्टाइन को पहले ही स्टेट का दर्जा दे रखा है, रिकॉग्नाइज करते हैं। दूसरी बात ये भी है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वो जानते हैं। इसलिए इससे बहुत से लोगों को डर लगता है कि इसराइल कभी भी अटैक कर सकता है दोबारा, और ये भी जानता है कि अगर वो करेगा तो सब उसका समर्थन में आएगा। दूसरी तरफ ये भी है कि ऑब्जेक्टिव तो पूरे होंगे नहीं, और दूसरी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पे पब्लिक ओपिनियन के साथ साथ जो है अमेरिकन पावर का भी बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रहा है। हम देख रहे हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज हो चुका है, जिसमें भारत है, साउथ अफ्रीका है, रशिया है, फिर उसके अलावा जो है ब्राजील है, जापान है, साउथ कोरिया है। ये सब बहुत शक्तिशाली देश हो चुके हैं और भी बहुत से देश हैं जो चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार हो, यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म हो। अब भारत तो और ये सभी देश ये भी कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म के साथ साथ यूएन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक और IMF, इसमें भी रिफॉर्म होना चाहिए, इसलिए ये कंट्रीज जो है वो इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रांग हो सकती हैं और उनका से होना चाहिए। इसलिए अभी तो जितनी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं UN की, उन सब में अमेरिका का डोमिनेशन है। अमेरिकन लोग होते हैं या उनके इशारे पे चलते हैं वो हमेशा। और वो सारी एजेंसीज जो है हमने देखा है लगातार अधिकतर वो इसराइल के ही साथ देती है। अनरा ने ऐसा नहीं किया तो उसके पीछे सब पड़े हुए हैं, जो रिलीफ एजेंसी है फिलिस्तीन में काम कर रही है काफी समय। रिफॉर्म्स की जहाँ तक बात हो रही है, मल्टीपोलर वर्ल्ड को रोकना बहुत मुश्किल है। और दूसरी तरफ ये है कि इस वॉर से वो ये भी एक मैसेज, अमेरिका भी चाहता है एक मैसेज देना, खासतौर से सऊदी अरेबिया और दूसरे मुल्कों को जो ऑयल प्रोड्यूसिंग है या इसके अलावा जो देश हैं जो प्रो अमेरिकन हैं, जिनको अमेरिका अपनी प्रोटेक्शन भी, सुरक्षा भी प्रदान करता है, कि वो जो है ब्रिक्स की मेंबरशिप ना ज्वाइन करें या कोई बड़ा रोल बनना फिर डी डॉलराइजेशन प्रोसेस में ना जाए, यानी डॉलर के ही अंदर तेल का कारोबार करें और कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे डॉलर को की जो
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक सबसे बड़ी पोजीशन है वो कमजोर हो। तो ये सब देख कर हालात बिगड़ रहे हैं, इसलिए इजराइल चाहता है। इसी के चलते हुए लगता है कि कहीं कोई आने वाले समय में एक छोटी सी घटना से बढ़ भी सकती है और वार की भी शक्ल ले सकती है। कहना अभी जल्दी होगा, हमें कुछ और इंतजार करना। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे, जल्दी ही आपके सामने किसी नए सब्जेक्ट पे बात करेंगे। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने दोस्तों के को भी भेजिए। हम आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।